Today we will talk about remaining transport mechanisms. The first one is passive or simple diffusion. Passive diffusion or simple diffusion is basically the movement of from high concentration gradient to low concentration gradient, और ये towards the gradient होता है और directly proportional होता है gradient के। ये रेड कलर के आपको जो मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर ज्यादा है, इंट्रासेलुलर कम है, और इनकी मूवमेंट हो रही है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड थ्रू दीज आप कह सकते हैं चैनल्स, प्रोटीन्स, पोरिन्स, और ये जो अवेलेबल स्पेसेस है इनके थ्रू। ठीक है, तो ये इस मूवमेंट को हम कहते हैं पैसिव और सिंपल डिफ्यूजन। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके ऊपर डिपेंड करी होती है हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमारी है मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ठीक है, इसके अलावा मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, जो कुछ मूवमेंट जो है वो अगर इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी होती हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल नेगेटिव से पास करते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है वो मूव करते हैं फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज साइड्स। इट इज ऑब्वियस दैट द मेम्ब्रेन हैविंग सेम चार्ज, उनके मॉलिक्यूल जो हैं वो उनको अलाउ नहीं करेगा कि वो डिफ्यूज हो सके। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन रीनल ग्लोमेरुलाई कि जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है वो पास नहीं होती, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होती है तो वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को पास नहीं होने देती मेम्ब्रेन में से। ठीक है, और वो हिंडर कोज करती है डिफ्यूजन को, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट को। इसको ओवरकम करने के लिए समटाइम्स कुछ हमारे पास आयोनोफोर्स होते हैं जो कि मास्क कर देते हैं हमारे आयंस के चार्ज को, ताकि वो इजीली डिफ्यूज हो जाए मेम्ब्रेन में से। इसके अलावा एनर्जी रिक्वायर होती है मूवमेंट के लिए, वो मेटाबॉलिकली इन्वॉल्व एनर्जी नहीं होती, वो एटीपी से नहीं आती, जो आयंस की आपस में मूवमेंट की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी के थ्रू ये जो है वो अपनी जो मूवमेंट है उन्हें कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो पैसिव डिफ्यूजन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट परमेबिलिटी कोएफिशिएंट होता है, जितना ज़्यादा किसी भी आयन या मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का परमेबिलिटी कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा उसकी पैसिव डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो क्या करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अपने साथ जो है वो आयंस की मूवमेंट को पॉसिबल करता है। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो मूवमेंट ऑफ आयंस जो है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा साइज ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है, जितना स्मॉल साइज का होगा वो इजीली पास करेगा, अगर साइज बड़ा होगा तो वो इजीली पास आउट नहीं हो सकेगा। जैसे कि क्लोराइड, पोटाशियम और सोडियम है, जो हाइड्रेटेड क्लोराइड है वो स्मॉलेस्ट होता है और जो सोडियम है वो हाईएस्ट होता है, लार्जेस्ट इन साइज होता है। तो क्लोराइड जो है वो इजीली मूव कर जाएगा और सोडियम जो है उसको कुछ मूवमेंट जो है वो इंटरफेस करेगा और स्लो मूवमेंट होगी। जो पोटाशियम है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा कुछ आयन चैनल्स होते हैं जो कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं। इसमें हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और क्लोराइड आयंस हमारी मेम्ब्रेन्स पे और मसल्स पे और न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें पोटाशियम आयन ज्यादा है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें सोडियम आयन ज्यादा होते हैं। Sodium ions in extracellular fluid at greater concentration than in intracellular. कुछ आयंस जो हैं सोडियम और पोटेशियम हाइज जो हैं वो लीक्स में से भी पास कर जाते हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो आपको लिपिड बाय लेयर नजर आ रही है इसमें छोटे छोटे लीक्स या आप कह सकते हैं पैसेज होते हैं जिसमें से आयंस समटाइम्स मूव कर जाते हैं। But the lipid nature of cell membrane in general act as a barrier to such a flow of ions through these ordinary leak channels. क्योंकि ये आयंस जो हैं सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम आयंस ये लिपिड सोलुबल नहीं है, तो इनको हिंड्रेंस फोर्स फेस करनी पड़ती है एक लिपिड मेम्ब्रेन में से पास करने के लिए। ठीक है, इसके लिए जो है इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए रिसर्चेस की गई और उन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ एक्वापोरिन्स होते हैं, एक्वस चैनल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं इन वाटर सोलुबल सर्टेन आयंस की मूवमेंट को थ्रू लिपिड बेस्ड मेम्ब्रेन में से, और इनकी फ्लेक्सिबल पेप्टाइड्स और एनर्जी बैरियर्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड द सिलेक्टिव मूवमेंट ऑफ दीज आयंस और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गेट स्पेसिफिक कंडीशन में होती है, जैसे ट्रांस मेम्ब्रेन वोल्टेज। ठीक है, जब आयन पास करता है तो
वो जब मेम्ब्रेन का वोल्टेज चेंज होता है तो जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होती है। इसके अलावा लाइगेंड के वो जाके उस गेट के रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं और उसको ओपन कर देते हैं और वो इजीली उसमें से पास कर जाता है। हमारी न्यूरॉन्स और मसल्स की जो मेम्ब्रेन है वो वोल्टेज गेटेड और इस तरह के एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जो है वो स्टिमुलस उनको आता है और उनका चेंज होता है वोल्टेज, और जो सोडियम है वो इनसाइड मूव करता है और पोटाशियम आउटसाइड मूव करता है। इनकी जो एग्जांपल्स है, सबसे पहले है हमारे पास सोडियम चैनल्स। सोडियम क्या है, इन्फ्लक्स करते हैं सोडियम का और डीपोलराइज करते हैं हमारे एक्साइटेबल टिश्यू को और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। एक हमारे पास ड्रग है जिसे हम कहते हैं क्विनिडीन, ये ब्लॉक कर देती है सोडियम चैनल्स को मायोकार्डियल सेल में, और ये क्या करते हैं, डिप्रेशन करते हैं कोस कार्डियक मसल प्रॉपर्टीज में, जैसे कि पेस मेकर। जो आर्टिफिशियल हार्ट जो है वो इंसर्ट किया जाता है उसे हम पेस मेकर कहते हैं, उसकी कंडक्शन एंड एक्साइटेशन को जो है डिप्रेस कर देते हैं। इसके लिए कार्डियक अरिथमियाज में यूज होता है। इसके अलावा जो एनेस्थेटिक ड्रग है हमारे पास कोकेन एंड प्रोफेन, वो भी क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम चैनल्स को और अबॉलिश करती हैं एक्शन पोटेंशियल को इन सेंसरी नर्व्स, तो लोकल एनेस्थीसिया की प्रॉपर्टीज देती हैं। इसके अलावा ये चैनल जो है वो एपिकल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं रीनल कलेक्टिंग डक्ट्स की, जिसमें वो रीअब्जॉर्ब करते हैं सोडियम को फ्रॉम ट्यूबुलर फ्लूइड्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाए और यूरिन में पास ना हो। लेकिन जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनको एक ड्रग दी जाती है जिसे हम कहते हैं अमीलोराइड। ये क्या करती है, वो इन सोडियम गेटेड चैनल्स को ब्लॉक करती है और वो सोडियम की रिजॉर्प्शन नहीं होने देती, जिसकी वजह से ज़्यादा सोडियम जो है वो रिलीज होता है ब्लड यूरिन में, जिसे हम कहते हैं नेट्रीयूरेसिस। और हमें पता है कि जब कोई आइन मूवमेंट होती है तो वाटर उसके साथ जाता है, तो सोडियम की जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती और वो यूरिन में जाता है तो वाटर भी उसके पीछे पीछे जाता है, जिसे हम कहते हैं डायूरेसिस, और जो हेल्पफुल होता है हमारा ब्लड प्रेशर कम करने में। नेक्स्ट इज पोटाशियम चैनल्स, जिन्हें हम पोटाशियम चैनल्स क्या करते हैं, ये इफ्लक्स करते हैं पोटाशियम का और रीपोलराइजेशन कोज करते हैं न्यूरॉन्स और मसल सेल्स की, समटाइम हाइपर पोलराइजेशन भी कोज करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं रिलैक्सेशन, तो जितने भी हमारे एंग्जाइटी और डिप्रेशन के ड्रग्स हैं उनमें यूज होता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन का जो ड्रग है एक उसमें यूज होता है, क्योंकि ये डायलेट कर देता है आर्टरियोल्स को, और उस डायलेशन की वजह से जो है वो स्मूथ मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं, डायलेट कर जाती हैं आर्टरियोल्स, और जो ब्लड फ्लो है वो इजीली पॉसिबल होता है। नेक्स्ट इज क्लोराइड आइंस। जो क्लोराइड आइंस हैं ये हाइपर पोलराइजेशन कोज करते हैं और ये इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है in this case neurons. This effect will produce decreased activity. गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड गाबा का नाम होता है, ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कोज करता है। ये कैल्शियम चैनल को ओपन कर देता है नर्व सेल में और सिडेशन और रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल कोज करता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो गाबा के फंक्शन को इनहेंस करते हैं ताकि वो मेम्ब्रेन को क्लोराइड चैनल को ओपन करे और क्लोराइड आइन जो है वो मूव करें इनसाइड और सिडेशन और रिलैक्सेशन कामनेस की जैसी प्रॉपर्टीज कोज करें, जिनमें हमारे पास डायज़ेपाम और बेंजोडायज़ेपाइन जो है ग्रुप है मेडिसिन का। नेक्स्ट इज कैल्शियम चैनल्स। जो कार्डियक मसल्स होते हैं हमारे या स्मूथ मसल होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन कैल्शियम इनफ्लक्स के फॉर नॉर्मल टोन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। ये आप पढ़ चुके होंगे मसल मूवमेंट में, फिजियोलॉजी में। सर्टेन हार्ट डिजीजेस की ट्रीटमेंट और हाइपरटेंशन में हम यूज़ करते हैं, रिडक्शन करते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्डियक मसल्स की और रिलैक्सेशन करते हैं स्मूथ मसल्स की। हम एक ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं जो ब्लॉक कर देती है कैल्शियम चैनल्स को, और ये क्यों इसमें हमारे पास आती है निफेडिपाइन। ये क्या करती हैं, हाइपरटेंशन को और इंजाइना पेक्टोरिस डिजीज को जो है वो कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स होते हैं ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और एटलीस्ट 9 टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। सम डिजीजेस हैं जो कि
आयोनिक चैनल्स के डिफेक्ट होने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, वो आपके टेबल नंबर 2 to 5 40 पेज नंबर मुश्ताक वॉल्यूम 1 में गिवन है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कोई चीज़ जो है वो फैसिलिटेट करेगी डिफ्यूजन को। और समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो एट अ फास्टर रेट से डिफ्यूज नहीं हो पाते ड्यू टू नेचर ऑफ मेम्ब्रेन के वो लिपिड इन नेचर हैं, या उसमें कोई और आइन का साइज बड़ा है। तो उसके लिए क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम एक्वस प्रोटीन्स भी कहते हैं, जो कि रेगुलेट करती हैं वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन रूट को। These integral protein have been isolated and characterized, जो कि higher solute concentration which is higher concentration in the aspect to the size of lower substrate concentration like passive diffusion। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसको भी मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, वो भी डुवानियन मूवमेंट के थ्रू ही अपनी फंक्शन को परफॉर्म करता है। और ये एक्ट एज एंजाइम करते हैं, लेकिन ट्रू एंजाइम नहीं होते। जिस तरह एंजाइम भी एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, एक फैसिलिटेटर के तौर पे यूज होता है, इसी तरह ये प्रोटीन्स भी एज अ फैसिलिटेटर यूज होती हैं, लेकिन ट्रू एंजाइम नहीं है। कैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो इनकी एंजाइम की तरह है? As the concentration of solute on one side of membrane is greatly increased, there is first an increase in rate of diffusion, but a certain level, a saturation point is reached। जिस तरह एंजाइम भी एक ऑप्टिमम लेवल पे अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है अनटिल अगर सबस्ट्रेट कंज्यूम ना हो जाए। अगर सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो तो वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता रहता है, लेकिन अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड हो तो वो अपनी एक्टिविटी एक ऑप्टिमम लेवल के बाद डिक्लाइन कर जाती है। इसी तरह ये प्रोटीन की कंसंट्रेशन भी अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फंक्शन होगा, अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। इसके अलावा जिस तरह एंजाइम इनहिबिट होते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन में कि कोई और चीज़ आके जाके अटैच हो जाती है और उसके साइड को ब्लॉक कर देती है और प्रोटीन अटैच नहीं हो पाती, इसी तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी कोई और जाके अटैच हो जाएगी तो वो अपना फंक्शन खो देगा। इसके अलावा जिस तरह एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं, इसी तरह इन प्रोटीन में भी कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं और ये आउटसाइड द इनसाइड मूव करती हैं। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो करती है अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय ब्रेन, आरबीसीज, लिवर, किडनी, स्केलेटन, कार्डियक मसल एंड फैट सेल। ये क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इंटेस्टाइनल और रीनल एपिथेलियल सेल से इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि स्पेशल प्रोटीन्स इनको ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, GLUT, ग्लूट्स। ये आपको पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिनमें से 5 वेल नोन है। उसमें से एक फ्रुक्टोज है जो कि फ्रुक्टोज की ट्रांसपोर्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। इसके अलावा सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि सोडियम के साथ सोडियम जो है वो अपने साथ ग्लूकोज की एंटर कराता है विद इन द सेल। Facilitated diffusion is increased by increase in availability of carrier protein and by high concentration gradient of solute across the membrane। दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो availability of protein और दूसरा concentration gradient of solutes। सम हार्मोन जो हैं वो इंक्रीज कर देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को, जैसे कि इंसुलिन है वो इंक्रीज करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू फैट सेल्स एंड मायोसाइट एंड ऑफ अमाइनो एसिड इन हेपेटोसाइट्स। कोर्टिसोल क्या करता है? इंक्रीज करता है एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड इनटू लिवर सेल। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड इन द सेल्स। नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यू कैन से इज द ऑपोजिशन ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई टू लो कंसंट्रेशन होता था, यहाँ पे लो टू हाई कंसंट्रेशन होता है और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। जब ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो इसे हम अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि हम कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं और इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में वो एनर्जी जो है वो बॉर्नियन मूवमेंट जाती है, यहाँ पे जो है मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर होती है थ्रू एटीपी। जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है कि एटीपी की ब्रेकडाउन होने से फॉस्फेट आता है, फॉस्फेट आके उन चैनल के साथ अटैच होता है और वो हाइड्रोजन आयन को इनसाइड मूव करा रहा है।
अगर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की या ऑक्सीजन भी नहीं होगी तो एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है आइंस की वो भी स्टॉप हो जाएगी। तो ये मेटाबॉलिकली लिंक ट्रांसपोर्टर भी है। Necessary features है of actin is the case which is the presence of transport integral or carrier protein in cell membrane which is highly specific। जो फैसिलिटेटेड डिफिजन में भी प्रोटीन चैनल्स का होना ज़रूरी था, कैरियर प्रोटीन्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी उनका होना ज़रूरी है, और ये जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होते हैं, लेकिन इनका लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है सेल मेम्ब्रेन में अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। दो प्रॉपर्टीज़ हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो इसे डिस्टिंग्विश करती हैं फ्रॉम फैसिलिटेटेड डिफिजन। एक तो ये मेटाबॉलिक एनर्जी ले रहा है, और दूसरा कैपेबिलिटी ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम अगेंस्ट द ग्रेडियंट। इसकी जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास आता है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप हम कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं, आपने एक्शन पोटेंशियल में भी पढ़ा होगा कि सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप जो है ये क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इंट्रा सेलुलर पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, ये एंटी पोर्टर के तौर पे काम करता है। जब सोडियम अंदर आ रहा होता है और पोटाशियम बाहर जा रहा होता है, एट द सेम टाइम हाइड्रोलिसिस होती है एटीपी मॉलिक्यूल की, फॉस्फेट आके अटैच होता है, चैनल को ओपन करता है, 3 सोडियम इनसाइड मूव करते हैं, 2 पोटाशियम आउटसाइड मूव करते हैं। ठीक है, thus each turnover of pump transfer one net positive charge out of the cell, this makes the cell membrane negatively charged interiorly, और इसको हम इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी कहते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है वो इसे इनहिबिट करता है, एनालॉग है फॉस्फेट का, क्योंकि वो फॉस्फेट की जगह आके अटैच हो जाता है, फॉस्फेट अटैच नहीं होने देता, जिसकी वजह से वो ओपन नहीं होता चैनल। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस पंप। ये भी एक एंटी पोर्टर के तौर पे काम करता है कि जब हाइड्रोजन अंदर आता है तो पोटाशियम बाहर जाता है। एपिथेलियल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। पेराइटल सेल्स क्या करता है, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन करता है इनटू द गैस्ट्रिक जूस, और पोटाशियम को आउट करता है ल्यूमेन में। A proton pump is also present in intercalated cells lining the distal convoluted tubules of kidney and move hydrogen ion into the tubular lumen for excretion in urine। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम पंप। ये भी एटीपी डिपेंडेंट है, पर ये यूनिपोर्टर है, एट ए टाइम सिर्फ कैल्शियम मूव करता है। ये प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल में, मेम्ब्रेन में साइटोसोल से मूव करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इसके अलावा अगर हम कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, क्योंकि जो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है फॉस्फेट, वो इस कैल्शियम के साथ बाइंड करके कैल्शियम फॉस्फेट बना देगा, जो कि क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी और साइटोसोल की कंसिस्टेंसी जो है वो सफ़र करेगी। इसके लिए जो साइटोसोल है वो इसको ट्रांसफर कर देता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ताकि कोई भी हिंडर ना हो साइटोसोलिक फंक्शन में। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर पंप। ये भी एटीपी डिपेंडेंट है, यूनिपोर्टर है। ये क्या करता है, मूव करता है कैल्शियम आयन फ्रॉम साइटोसोल इनटू द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कैल्शियम पंप होता है, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से माइसोसाइट में जाता है। ठीक है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं SCRCA कैल्शियम पंप्स। नेक्स्ट इज सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है प्राइमरी ट्रांसपोर्ट से, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। जो सल्यूट फर्स्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द सेल, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट से, जो कि सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है, कीप करते हैं सेल इन डेफिशिएंट इन सोडियम आयन। बेसिकली जो मैकेनिज्म ये है इसका कि जो सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं वो क्या करते हैं, वो सोडियम जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अपने साथ लेके आता है इनसाइड इंट्रासेलुलर। ठीक है, अब उसी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। जब एटीपी की ब्रेकडाउन होती है, फॉस्फेट आके अटैच होता है, जब इनसाइड सोडियम कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू हो जाती है तो वो क्या करता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप वो सोडियम को बाहर निकालना शुरू कर देता है, ताकि और सोडियम जो है वो ग्लूकोज को इनसाइड लेके आए।
आप अगर ये वीडियो देखें तो मैं आपको इसमें समझाती हूँ कि ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये है ग्रीन में सोडियम का मॉलिक्यूल, ये है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप और ये सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब इसका काम क्या है कि एनर्जी रिक्वायरिंग ट्रांसपोर्ट है। जब एटीपी की ब्रेकडाउन होगी, फॉस्फेट अटैच होगा, ये गेट ओपन होगा, तो ये सोडियम जो है वो एंटर होगा और अपने साथ ग्लूकोज को लेके आएगा इंट्रासेलुलर। ठीक है, जब ये इनसाइड आएगा तो इनसाइड जो है ऑब्वियसली ग्लूकोज जो है वो जाता है फिर यहाँ से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब सोडियम जो है वो इनसाइड अगर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो अगर और ग्लूकोज की ज़रूरत है तो वो नहीं लेके आ पाएगा। ठीक है, तो इसको पर्पस को कम्बिन करने के ये जो सोडियम एंटर हुआ है फिर यहाँ पे आके ये जो एटीपीएस पंप है इसे हम ये सिम्पोर्ट है। सिम्पोर्ट मतलब कि वो अपने साथ एक और को लेके आ रहा है, यूनिडायरेक्शनल मूव कर रहे हैं। जो सोडियम पोटाशियम पंप है ये एज अ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और ये एज यहाँ से फिर 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटाशियम अंदर आएंगे और इस तरह हम सोडियम की कंसंट्रेशन को इंट्रासेलुलर मेंटेन करते हैं ताकि और ग्लूकोज जो है वो अंदर आ सके।